गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम खनिज पदार्थों के चक्रीकरण की चर्चा करेंगे, यानी साइक्लिंग ऑफ मिनरल मैटर्स या बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, जैव भू रासायनिक चक्र। जैसा कि नाम से ही विदित है, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीव, जियो मीन्स रॉक, सॉइल, एयर, वाटर एक्सेट्रा, यानी चट्टान, मृदा, वायु, पानी, ये सब इसमें जियो में आते हैं। केमिकल्स मीन्स मटेरियल या रसायन। साइकिल का मतलब एक चक्र या एक पथ, चक्रीय पथ। इसी को हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। यदि परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो जीव अपनी वृद्धि, परिवर्धन, उपापचय क्रियाओं के लिए सूर्य के प्रकाश और CO2 के अतिरिक्त मृदा, वायु से, जल से अनेक खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार पादप भी इन चीज़ों को प्राप्त करते हैं। ये पदार्थ विभिन्न ट्रॉफिक लेवल्स से गुजरते हुए जीवों की मृत्यु के पश्चात अपघटन की प्रक्रिया के दौरान पुनः अपने वातावरण यानी मृदा, जल, वायु में मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार खनिज तत्व वातावरण से बार बार पौधे में एब्जॉर्ब होते हैं और उनसे मुक्त होते हैं। इस प्रकार एक निरंतर चक्र बन जाता है। इस पथ को, इस भ्रमण के इस चक्रीय पथ को ही हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं या मटेरियल साइकिल भी कहते हैं। ये टाइप्स ऑफ बायो जियोकेमिकल्स की यदि हम बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जल चक्रण यानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसमें जल का परिसंचरण होता है। गैसियस साइकिल, इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन etc। अवसादी चक्रण यानी सेडिमेंट्री साइकिल, इसमें खनिज तत्वों जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फेरस आदि का चक्रण होता है। इसका मुख्य स्रोत मृदा ही है। इन तत्वों को पादप घुलित अवस्था में अवशोषित करते हैं। अब इन तीनों चक्रों को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो जल चक्रण में इसमें हमने पहले इन चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं। ऑक्सीजन का, कार्बन साइकिल का, नाइट्रोजन साइकिल का, और क्या इसके अलावा हम फास्फोरस साइकिल का, सल्फर साइकिल का, इन सभी चक्रों का हम बारी बारी से विगत उसमें दिनों में अध्ययन कर चुके हैं। अब बात आती है कि जैव भू रासायनिक चक्रों का महत्व क्या है। तो इसमें महत्व की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इन चक्रों में गैस, खनिज लवणों के अतिरिक्त जल चक्र का अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक खनिज लवण एवं गैस का चक्रण सभी पारिस्थितिक तंत्रों में होता है। इसके साथ साथ जल चक्र और भोजन चक्र भी हमेशा क्रियाशील रहते हैं। इनके माध्यम से इकोसिस्टम में नियमित ऊर्जा का संचालन होता है और नियमित परिचालन रहता है। जब कभी प्राकृतिक और मानवीय प्रक्रिया द्वारा इस प्रक्रिया अथवा चक्रों को बाधा पहुंचाई जाती है तो उसका प्रभाव संपूर्ण वातावरण पर पड़ता है। संपूर्ण वातावरण पर पड़ता है तो साथ में जीव जंतुओं पर भी पड़ेगा और मानव भी पड़ेगा। आज सब जगह यानी सर्वत्र जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की स्थिति होती है उसकी हम चर्चा करते हैं, विभिन्न समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। उसके पीछे इन बायो जियोकेमिकल्स की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार से आई अड़चनों या व्यवधानों का ही प्रभाव है, जिससे अंतोगत्वा मानव समाज को हानि सहन करनी पड़ती है। मानव सभ्यता के विकास और उच्च तकनीकी उपयोग के फलस्वरूप ऐसी अनेक गैसें जो हमारे भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम करती हैं, वायुमंडल के लिए वो उतनी ही घातक सिद्ध होती हैं। जैसे रेफ्रिजरेशन में काम में लाई जाने वाली CFC या फ्रेऑन गैस जो ओजोन परत में छेद कर रही है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज की नंबर मतलब क्वांटिटी पृथ्वी पर अधिक बढ़ रही है, जिससे स्किन में कैंसर जैसी डिसऑर्डर या बीमारियां बढ़ गई हैं।
इसलिए संतुलित जीवन जीने के लिए संतुलित जैव भू रासायनिक चक्र की प्रकृति यानी बायोटिक और एबायोटिक दोनों के मध्य जो एक उचित संबंध है, उचित संतुलन है, वो बना रहना चाहिए, अन्यथा मानव जाति का अंत हो जाएगा। इसलिए इसका सबसे इम्पोर्टेंट महत्व यह है कि जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ द साइकिलिंग है उसको हम कम से कम यानी उचित व्यवधान डालें, जिससे हमें भी फ़ायदा हो और उन चक्रों को या प्राकृतिक व्यवस्थाओं को नुकसान नहीं हो। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।